नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के राजनीति में एक नया चेहरा आ रहा है। केंद्र से आ रहा है शाहनवाज हुसैन। आपको बता दें कि शुरू से केंद्र की राजनीति करने वाले शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य वाली खबर है और एक नए समीकरण को जन्म देती है। और वो प्रश्न जो हमेशा से बना हुआ है बीजेपी में कि आखिर बीजेपी का बिहार का चेहरा कौन होगा। क्या वही तलाश रही है बीजेपी? क्या शाहनवाज हुसैन में ही बिहार का भविष्य देख रही है बीजेपी, या फिर ये बीजेपी उनका कद घटा रही है? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी से। समझेंगे कि आखिर शाहनवाज हुसैन के बिहार आने का मतलब क्या है। रंजीत सर, उनको आखिर बिहार में क्यों भेजा जा रहा है? इसकी आखिर उनकी यहाँ पर भूमिका क्या होगी? शाहनवाज हुसैन पर चर्चा करने से पहले थोड़ा हम लोगों को एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देना चाहिए कि दरअसल भाजपा कोटे की 2 सीटें खाली हुई थी विधान परिषद में। एक सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा में चले जाने से, दूसरा विनोद नारायण झा के जाने से। तो ये दोनों सीटें जो हैं, इस पर उपचुनाव होना था। और इस वक्त बिहार सरकार में 2 ऐसे चेहरे जो मंत्री बने हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है। सबसे पहली बात मुकेश सहनी की और दूसरी बात है अशोक चौधरी की। तो ऐसे में तय माना जा रहा था कि इस बार भाजपा अपने कोटे की दोनों सीटें कुर्बान कर देगी। या तो एक एनडीए के सहयोगी यानी मुकेश सहनी को दे दिया जाएगा। मुकेश सहनी को जरूरत नहीं पड़ती अगर वो विधानसभा चुनाव जीत गए होते। उन्हें भी नहीं पता था कि नौबत ऐसी आएगी, मुझे खुद विधान परिषद जाना पड़ेगा। वो तो किसी और कैंडिडेट के लिए बात कर रहे होते। दूसरी बात अशोक चौधरी की, जो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। तो इन दोनों में से फैसला होते होते, क्योंकि अब दिन ज़्यादा है नहीं, 18 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। जो भी करना है कल तक में फाइनल कर देना होगा। तो ये इसके लिए अब भाजपा ने तय किया कि दोनों चीज़ें जो है मैं तय करूंगा, हमारी पार्टी तय करेगी। तो इसमें अचानक से शाहनवाज हुसैन का नाम सामने आ गया। अक्सर जब राज्यसभा का जो चुनाव होते रहता है तब भी शाहनवाज हुसैन का नाम सामने आता है, लेकिन इस बार विधान परिषद के लिए चुना गया है। ऐसी बात नहीं है कि यह पहली बार है कि कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा हो या विधान परिषद उन्हें भेजा जा रहा हो, एमएलसी बन रहा हो। इससे पहले आप संजय पासवान की बात कर लें, वह भी वाजपेयी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो उनकी भी एंट्री हुई, वो एमएलसी बने। अब शाहनवाज हुसैन को भेजा जा रहा है, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भेजा जाना एक बहुत बड़े सियासी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला है जो आप चर्चा कर रहे हैं। और जो दूसरा विकल्प था मुकेश सहनी को जो भेजा जा रहा है। मुकेश सहनी जो कुछ दिनों पहले तक यह इनकार कर रहे थे कि हम ये 2 उपचुनाव वाली सीट से नहीं जाएंगे, उसकी जगह पे वो राज्यपाल कोटे का इंतजार करेंगे। पर्याप्त समय है उनके पास। लेकिन अब चर्चा है कि मुकेश सहनी का भी नाम फाइनल हो गया है। बात आज शाहनवाज हुसैन की और बिहार की सियासत की जो आप कह रहे हैं, तो शाहनवाज हुसैन एक ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा में मुस्लिम चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा चेहरा तमाम विवादों के बीच, जहां एक मुस्लिम धड़ा लगातार भाजपा की खिलाफत करता है, तो अकेले यह भाजपा का झंडा बुलंद करते नजर आते हैं। वाजपेयी सरकार में इन्हें बहुत प्यार मिला, कम उम्र में मंत्रालय मिला। अब बिहार में इन्हें झोंका जा रहा है। क्या यह सही समय है कि वो सीएम चेहरा उन्हें मान लिया जाए? क्या बीजेपी अपनी रणनीति की ओर चल रही है? दरअसल सवाल यही है। तो शाहनवाज हुसैन शायद इसी रास्ते पर चलने के लिए उन्हें आगे भेजा गया है। वही मेरा प्रश्न था, क्या तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो हैं वो प्यादे हैं क्या, जिन्हें अभी आगे करके और फिर से एक जो ओरिजिनल चेहरा है उसे पीछे से लॉन्च किया जा रहा है? क्या बीजेपी की रणनीति है क्या कि ईबीसी और मुसलमान वोटों को भी अब साधा जाए अपने साथ में? क्या यही रणनीति है क्या कि बीजेपी जो है अपना अस्थायी चेहरा शाहनवाज हुसैन को ही बिहार में बनाना चाहती है? गिरिराज लोगों का क्या होगा फिर? जो आप चर्चा कर रहे हैं कि तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी या अन्य कैबिनेट के चेहरे जो बिहार कैबिनेट में, हम लोग इस पर लगातार डिस्कशन करते रहते हैं कि ये सारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चेहरे हैं जो अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। इनके ऑपरेट किया जाता है इन लोगों को। जो दिल्ली से निर्देश मिलेगा या उच्च स्तरीय नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो जो दिशा निर्देश तय करेंगे ये उसी पर चलेंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं मानेंगे। तभी तो इन दिनों आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रेशर में दिख रहे हैं। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही किसी आशंकाओं को लगातार जन्म देती नजर आ रही है। शाहनवाज हुसैन की एंट्री बिहार में करवाने का मकसद यही है कि आप पहले इन लोगों के जरिए
जो पपेट्स कहलाते हैं, जनरली पॉलिटिकल पपेट्स, जैसे जीतन राम मांझी को पॉलिटिकल पपेट कहा गया था, चाहे अभी जो लोग आए हैं ये पॉलिटिकल पपेट हैं, इनका इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को उस हद तक ले जाएं जहां पे मजबूरी हो जाए कि नीतीश कुमार फिर से बार बार ये कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, मैं भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री बना हूं। आप आगे से फ्रंट से ये कह दें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। भाजपा हर गोटी जो है वो दिमाग से फिट करती है। तो शाहनवाज हुसैन एक ऐसे चेहरे हैं जो सर्वमान्य भी हो सकते हैं। एक ये उसे कहते हैं ना कि कम्युनल और जो सेक्युलर वाली बात होती है, ये सेक्युलर छवि के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने धर्म को भी ऊपर रखा है। हिंदू उनके परिवार में है, पत्नी इनकी रेणु देवी, तो हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान के रूप में शाहनवाज हुसैन देखे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और लंबा अनुभव रहा है इनको सियासत का भी। तो ऐसे में एक ऐसा चेहरा जिन्हें सब लोग जानता भी है, ये शाहनवाज हुसैन है। ये भाजपा के झंडे को बुलंद करते हैं, साथ ही साथ सबके बारे में सोचते हैं। भागलपुर को इन्होंने स्मार्ट सिटी की पहचान दी। तो ऐसे में इनको अगर स्थापित किया जाए तो न बिहार की जनता को कोई दिक्कत होगी और न ही भाजपा में बैठे लोगों को दिक्कत होगी। तो ये सर्वमान्य चेहरा हो सकता है। अब जो सवाल है आपका कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों का क्या होगा, जो हमेशा से बिहार में चर्चा उठती रहती है, क्या गिरिराज सिंह बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं? अब देखिए, भाजपा दो फैक्टर देखती है। पहला फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है। नीतीश कुमार 70 के करीब हैं, 70 पार ही होंगे, लेकिन गिरिराज सिंह भी कम नहीं है। गिरिराज सिंह भी 65 प्लस ही हैं। तो ऐसे में एक ऐसे चेहरे को तैयार कर देना है जो चाहे वो साल भर के बाद ही दिख जाए या 5 साल बाद दिखे, एक ऐसे चेहरे को तैयार करना है जो लंबा टिके, जैसे नीतीश कुमार टिके। 15 साल 17 साल उन्होंने मुख्यमंत्रित्व को देखा है, उस पद को चलाया है, उसमें सब कुछ देखा है उन्होंने। लेकिन गिरिराज सिंह की भी उम्र हो चली है, वो कितने दिन कर पाएंगे? वो मानते हैं कि वो बेबाक फायर ब्रांड नेता हैं, उनके बोलने का अंदाज है अपना, वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। तो नीतीश कुमार पे हमला बोलना, इस तरह की बेबाकी करना, वो हिंदुत्व को बुलंद करते हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन है जो मुस्लिम समुदाय में भी फिट बैठेंगे, हिंदुओं के बीच भी फिट है, क्योंकि हिंदू उनसे नफरत नहीं करता है। लेकिन गिरिराज सिंह जब हिंदुत्व की बात करने लगते हैं तो एक तबका उनसे खफा रहता है, उन पे हमला करता है और फिर से बैकवर्ड क्लासेस इनसे नाराज रहती है। लेकिन इन सब के बीच में अब मामला ये फंसा हुआ है कि अशोक चौधरी का क्या होगा और जो आगे का रिलेशन है बीजेपी का। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी बिहार में कर रही है, एक सीक्रेट मिशन पर जा रही है और एक एक करके अपना कदम बढ़ा रही है, और नीतीश कुमार जो है लगातार फंसते जा रहे हैं। आगे का रास्ता कैसे देखते हैं शाहनवाज हुसैन के आने के बाद नीतीश के साथ? अशोक चौधरी की जहां तक बात है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, अभी समय है। विधान परिषद में 6 महीने का वक्त दिया गया है कि आप विधान परिषद में चले जाइए, चाहे आप कोई उपचुनाव होता है उसमें आप एडजस्ट हो जाइए। तो राज्यपाल कोटा एक विकल्प बचता है, 12 सीटें हैं, तो अशोक चौधरी के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मुकेश सहनी जिन्होंने फैसला क्या किया है पता नहीं, कल तक तो इनकार कर रहे थे, अब जाएंगे। तो अशोक चौधरी के लिए मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन की एंट्री नीतीश कुमार को परेशानी दे सकती है, जदयू परेशान हो सकता है। शायद यह नीतीश कुमार जो एक बीच में चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नीतीश कुमार अपनी साख बचाने के लिए यह फैसला ले सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं और मैं या तो केंद्र की राजनीति भी नहीं जाऊंगा, मैं केंद्र की राजनीति भी नहीं करूंगा, इस्तीफा भी दे रहा हूं, मतलब राजनीति अब नहीं करूंगा। ये ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। जिस दबाव में नीतीश कुमार चल रहे हैं, जो प्रेशर झेल पा रहे हैं, उससे तो मुश्किलें बीजेपी उनकी बढ़ा ही रही है। बीजेपी ही निगरानी रखती है उन पर, बीजेपी के ही लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं अब, क्योंकि अपने मन से चलने वाले नीतीश कुमार प्रेशर में तभी आ गए जब अब वो अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं। अंदर खाने चर्चा चलती है कि बीजेपी के ही लोग अब पूरे कैबिनेट पे राज कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे बीजेपी के जो भी लोग हैं वो ऑपरेट दिल्ली से हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और जब भी दबाव होता है तो गुस्सा बाहर निकल के आता है। तो आगे का रास्ता यही है कि अगर बीच में जिस हिसाब से विपक्ष ये हमला करता रहता है, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, सरकार गिर सकती है, मध्यावधि चुनाव हो सकता है, या नीतीश कुमार दल बदल सकते हैं, तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन को एक चेहरा के रूप में स्थापित कर देना और उन्हें आगे ले जाना। तो यह समझ लीजिए कि भाजपा के लिए रामबाण जो हम लोग चर्चा करते हैं, वो रामबाण के रूप में शाहनवाज हुसैन सामने आएंगे, जिसे आसानी से एक्सेप्ट भी किया जा सकेगा। रामबाण की आपने बात की, क्या ये रामबाण 2025 में आएगा या उससे पहले भी आ सकता है? राजनीतिक आशंकाओं की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ भी अस्थायी नहीं है, संभावनाएं हमेशा बनती रहती हैं। और जो डंके की चोट पर इन दिनों दावा किया जा रहा है
कि टूट फूट हो सकती है, सरकारें गिर सकती हैं, विपक्ष तैयार है, चुनाव के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में भाजपा के पास सही मौका है, शाहनवाज हुसैन को चेहरा बना दे, या नहीं भी बनाएंगे तो भी अगर सीएम के तौर पे अगर विकल्प के रूप में देखा जाए तो शाहनवाज हुसैन फिट बैठते हैं। और ये ऐसे नेता हैं जो अपने मन की अधिक नहीं करेंगे, ये ऊपर की सुनेंगे। और ये भी एक तरह से कहा जाए कि हर एक फैसला लेने से पहले शायद इन्हें निर्देश मिलेगा ऊपर से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तालमेल बिठा के चलने वाले लोग हैं ये। तो बीजेपी को भी परेशानी नहीं होगी, उन्हें पता है कि हमने रघुवर दास, मनोहर लाल खट्टर पैदा कर लिया है, तो शाहनवाज हुसैन भी उसी सूची में होंगे, तो इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में समझ लीजिए कि अगर मध्यावधि भी चुनाव हो जाता है, शाहनवाज हुसैन को सत्ता मिल जाती है, वो सत्ता की चाबी अपने पास ले आते हैं, तो भाजपा के लिए राहें भी आसान है। शाहनवाज हुसैन पूरी तरीके से एक्सेप्ट होंगे, भाजपा को भी दिल्ली से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जदयू के साथ जो जदयू के रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है कि क्या असर पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में जब मोदी सरकार लगातार हर एक राज्य को जीत रही थी, उन्हें विश्वास था कि बिहार को हम ऐसे ही जीत लेंगे। लेकिन करारी हार ने उन्हें दूसरे जो रास्ते हैं उसे अपनाने पर बल दिया। एक सीक्रेट मिशन जिसमें अपने दोस्त को साथ लेके चलो, उसे आगे रखो, लेकिन उसे कमजोर करते रहो। और वही मिशन पर चल रही है बीजेपी। और वो समय आ गया कि अपना असली चेहरा जो आगे आपका ये करेगा, टीम को लीड करेगा बिहार में, उससे अब स्थापित करने का समय है। और सब ये जो चेहरा है वो शाहनवाज हुसैन के रूप में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी आपको आश्चर्य हो सकता है, लोग चौंक सकते हैं। लेकिन हमें जो आशंका लगती है कि यह संभावनाएं समझिए कि यह गठबंधन जो है नीतीश कुमार की राहें अलग हो सकती हैं। जदयू भी एकला चलो की राह पे जा सकता है अगर उसे विपक्ष का साथ नहीं मिलता है तो, या फिर कांग्रेस विकल्प बचता है अगर राजद से कांग्रेस संबंध तोड़ ले तो एक विकल्प बनता है। लेकिन इधर समझिए कि भाजपा की राहें जो है आसान हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता ने उन्हें प्यार दिया है, वो अकेले भी चलेंगे तो साथ में छोटी पार्टियों का साथ ले सकते हैं। देखिए बीजेपी का जो हर एक जो कदम है बिहार में वो पूर्व नियोजित है, पूरा पहले से कैलकुलेटेड है। और नीतीश कुमार भी लगातार फंसते जा रहे हैं। तो हो ना हो हम लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिहार के जो अगले नेता होंगे वो अब शाहनवाज हुसैन ही हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें बिल्कुल सहमति है। और यह जो बीजेपी का जो प्लान है उस प्लान का एक हिस्सा हो सकता है ये, उन्हें अचानक से विधान परिषद भेजा जाना। एक चर्चित चेहरा, न विवाद है न कुछ भी है, बेदाग छवि है और लंबा अनुभव है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का भी पद देखा है और कई सारे मंत्रालय को भी देखा है। तो ऐसे में ये मान के चला जाए कि शाहनवाज हुसैन बिहार की सत्ता में एक बड़ी भूमिका में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो बस इतना ही अभी फिलहाल वीडियो में। ये आशंकाएं हैं राजनीति के बारे में, एक कहें तो प्रेडिक्शन है। देखते हैं कितना इसमें सही होता है। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।